चलिए हम लोग वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि परिमेय संख्या कैसा होता है, तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। मतलब इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमको पता है कि जो q है इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या का मूल रूप कैसा होता है। अपरिमेय संख्या कैसा होता है, आप लोगों को पता है कि इसको p/q के रूप में, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन एक बात ध्यान देना है हम लोगों को, क्या कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे जानेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो संख्या अगर रूट के अंदर में है और वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूट लगा हुआ है, प्राइम नंबर के ऊपर में रूट लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर एग्जांपल में देखें कि कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, इस पर रूट लग गया है, तो समझ लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √5 भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √7 भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारी अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप जो है वो क्या होता है, ये रूट अंडर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, समझ आएंगे हम लोग कि वो एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल के तौर पर। तो विशेष रूप से हम लोग यहाँ से कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग ऐसे बता सकते हैं देखकर। और विशेष रूप से जैक बोर्ड में पैटर्न चेंज होने के बाद यहाँ से क्वेश्चन होता है, पहले भी रहता था, अभी थोड़ा सा MCQ में भी इसको ऐड कर दिया है। MCQ का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रह सकता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रह सकता है कि कौन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो अक्सर वहाँ पर परिमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब 4 ऑप्शन अगर है तो उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय है, बाकी सब जो है परिमेय नहीं होगा, मतलब अपरिमेय हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन एक परिमेय संख्या है, ये है क्वेश्चन। इसमें से ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है 81/91, रूट अंडर 81/91। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 92 रूट अंडर 92/101। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 32/64 रूट अंडर 32/64। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 32/128। अब हम लोग इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग को क्या चेक करना है कि कौन सा संख्या जो है वो रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर है कौन संख्या, इनमें से कौन सा संख्या।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि 91 नीचे 81 तो जान रहे हैं, 81 क्यों नहीं होगा, ये एक क्योंकि 81 9 का स्क्वायर है ना, तो 81 तो ठीक है, लेकिन 91, तो 91 की वजह से गड़बड़ हो रहा है। मतलब यहाँ 81 बट्टा जो 91 है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 9 × 9 हो जा रहा है, लेकिन 91 ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, मतलब हम इसको 9/√91, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम बी को देखेंगे तो बी क्या है, क्या बी है क्या, तो बी को देखिए, बी में क्या है 92/101√। 92 को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी किसी में ऐसे तो आता नहीं है, तो इस प्रकार से 101 तो और भी नहीं, ये आएगा 2 से डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, 101 के बारे में, तो ये शायद किसी टेबल में नहीं आता है, जैसा कि याद, ठीक है, मतलब ये एक क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होने के कारण हम बोलेंगे कि ये ऑप्शन भी परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, दोनों का दोनों भाज्य संख्या दिख रहा है, लेकिन रूट को ध्यान से देखिए। अगर हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये 32 का 2 गुना 64 है, इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, √1/2, अर्थात 1 तो 1 रहेगा और √2। यहाँ पर जो है ये एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने के कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन इसका सही उत्तर होगा, तो वही, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करके जानना है, बना लेना है इतना अच्छा से कि समझ में आ जाएगा ऐसे कि यही ऑप्शन क्यों होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम 32 को लेके थे ऊपर में, 32/128, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 32 का तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 128 को अगर डिवाइड करेंगे तो 128 को इधर से देख लीजिए, 2 से भागा देंगे इसको तो ये 64 बार में जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे तो ये 32 बार में जाएगा, और 32 आ गया, इसका मतलब ये है ना। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या होगा, ये 32 में कितना 2 था, 1 2 3 4 5, और यहाँ 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोग इसको काट सकते हैं, ये सब क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास यहाँ बच रहा है √1/2 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ अपने से इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, और इस तरह से 1/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1/2, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग के पास सही उत्तर क्या मिले, डी इसका सही उत्तर है कि कौन एक परिमेय संख्या है, तो √32/128 जो है वो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन परिमेय संख्या, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए, ठीक। इसमें से 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि कौन परिमेय संख्या है, हाँ, ये इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे, या कैसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर का बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इरेशनल नंबर, कौन इरेशनल है,
ठीक, तो यहाँ ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन में है सबसे पहले हम लोगों को √7। ऑप्शन बी है √2/√5। ऑप्शन सी हमारे पास है पाई। ऑप्शन डी हमारे पास है √75 √45/√45। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या नहीं है, नॉट इरेशनल। अब नॉट इरेशनल मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, वो रेशनल का बात कर रहा है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या का बात कर रहा है हम लोगों को कि कौन परिमेय संख्या है, यही पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब परिमेय संख्या कौन है यही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या कौन है, लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग को ढूंढना है कि कौन नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में क्या है 7, और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इस अनुसार हम लोग यहाँ पर 7 को बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है ना, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या नहीं है कौन, है ना, तो ये है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भी यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाई तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू जो है बार बार रिपीट नहीं करता है। ठीक है, 22/7 और ये इसका वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सेम यूज किया जाता है। और ये अब है तो क्यों है, थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं। जैसे डी ऑप्शन हमारे पास अगर है सही में, ऑप्शन डी अगर सही है तो क्यों है वो देखिए, 75/√45। हम अगर 75 को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे या फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 × 5 = 25 और 25 × 75। क्या ये भी नहीं होगा? उसके बाद क्या है, √45 को क्या कर सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, गड़बड़ी है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस वैसे ही लग रहे हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग अपने से चेंज कर देते हैं। ये 75 को हम लोग ऐसा बना देते हैं 125, लेट 125 बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 5 5, और इस तरह से ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। दोनों रूट के अंदर है तो काट सकते हैं हम लोग इसको। ऐसी सिचुएशन में अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि √, यहाँ पर क्या बचा है 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है √3 का स्क्वायर, और इस तरह से स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5/3। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, ये सही उत्तर हम लोग ऐसे बनाए इसको, मतलब यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग 125 कर देते हैं। ठीक है, तो अब सही हो गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, रहता तो है 1 नंबर का ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरेज बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, बाकी 30 बच्चे के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा सा जो वीक है मैथ में, जिनको डर लगता है मैथ से, उनको थोड़ा सा इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार का और भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो पूछना है, कमेंट में पूछना है। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखना है और बताना है उसका ऑप्शन क्या होगा। कौन अपरिमेय संख्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट,
कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है ये देखिए। ऑप्शन है रूट अंडर 64/36। ऑप्शन बी हमारे पास है रूट अंडर 81। ऑप्शन सी हमारे पास है रूट अंडर 2.5। ऑप्शन डी हमारे पास है माइनस रूट अंडर 49/√9। तो कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ पूछा है कि इरेशनल नंबर कौन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, साफ साफ बताया कि कौन अपरिमेय संख्या ये बताना। मतलब अपरिमेय संख्या कैसा होता है। ठीक है, रूट अंडर अभाज्य संख्या रहेगा, रूट अंडर अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को ए देखने को मिल रहा है, ए में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है रूट अंडर 64/36। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 8 88 64। इसको क्या करेंगे 6 × 6 36। तो इस तरह से ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और इस तरह से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 8/6। तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या ये वाला है, तो हम लोग को पता है कि ये 9 बनने वाला है ना, 9 × 9 9 × 9 81 होता है। ये भी सही उत्तर नहीं है। क्या ये है, ये हो सकता है। अच्छा ये क्यों नहीं है, देखिए डी ऑप्शन क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है समझ में आ गया। डी ऑप्शन क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। माइनस क्या है रूट अंडर 49 और यहाँ क्या है रूट अंडर 9। केवल माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस तो अलग है। हम 49 को कैसे लिख सकते हैं 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से -7/3। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी नहीं है। तो हम लोग इसी को बोलेंगे। क्यों सी क्यों है, सही उत्तर सी क्यों है। तो इसका रीज़न है कि रूट अंडर क्या है 2.5। हम इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 2.5 को यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठा सकते हैं 0, मतलब दोनों में। अब ध्यान से देखिए 25 के लिए हम यहाँ पर रूट अंडर 25 के लिए क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 10 के लिए क्या कर सकते हैं। इसको हम चाहेंगे तो 5 × 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये रूट अंडर 25 जो है वो 5 बनने वाला है, और रूट अंडर 10 जो है वो क्या बनने वाला है, किससे डिवाइड होगा। तो ये रूट अंडर 10 को विशेष रूप से हम कैसे लिखेंगे 2 × 5 के रूप में ही लिख सकते हैं हम लोग, इसमें और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए इसको यही नहीं लेते रूट अंडर 10। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको तो बना सकते थे, लेकिन इसकी वजह से है ना, अगर हर का परिमेयकरण करते भी हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा रूट 10 की वजह से। क्यों, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिए 5 तो 5 है, लेकिन ये जो 10 है तो 10 को हम रूट अंडर 2 और इंटू रूट अंडर 5, जबकि ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है अभाज्य संख्या है ना, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या यही है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर चूज करना रहे, ऑप्शन दिया रहे उसका, तो सही करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा अभाज्य संख्या को याद रखना है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है याद रखना है। यहाँ से एक लंबा क्वेश्चन आता है जो सिद्ध करने वाला खास करके होता है, थोड़ा सा और उसको देख लेते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा देखा जाए।
यहाँ क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है, दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन रहे, प्रश्न रहे, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना, दिखाना है वास्तव में, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, लेट या फिर माना, क्या मान लेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या। जैसे ही हम लोग ये मानते हैं तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, इसीलिए 3√2 जो है वो p/q के रूप में रहेगा, है ना, जहाँ पर p और q तो हम लोग को पता है कि पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा मान सकते हैं। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, सीधे बोल देते हैं पूर्णांक है, और लगा सकते हैं इसमें, और q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 को इधर ले आते हैं, ये तो चलो ठीक है, यहाँ इसमें रूट नहीं है, √2 जो है ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जैसा लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं, √2 रहने देते हैं, और ये 3 जो नीचे यहाँ गुना में है इसके साथ नीचे आ जाएगा, मतलब p/3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, चूँकि बोल सकते हैं, चूँकि p q है ना और 3 ये क्या है, ये सब जो है पूर्णांक है, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसलिए p/3 q जो है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक है इसीलिए परिमेय संख्या। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर कि p/q का जो कॉमन फैक्टर है HCF है ना, p और q का जो HCF है, HCF किसका, p का और q का, वो कितना है, 1 है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ये बाद में हम लोग इस तरह से बात याद रखेंगे तो बाद में इसको सॉल्व करने में हेल्प होगा। तो जब ये है तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ये जो √2 है, इसलिए √2 भी क्या होना चाहिए, √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अब सोचिए कि हम लोग इसके वजह से इसको परिमेय संख्या मान ले रहे हैं, जो कि वास्तव में परिमेय संख्या कभी था भी नहीं और ना ही होगा, तो ये तो गलत बात है। ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा केस कैसे उत्पन्न होगा, हम लोग के मानने की वजह से। मतलब हम लोग जो यहाँ पर माने थे कि ये एक परिमेय संख्या, ये मानना ही हमारा गलत है। ठीक है, ये मान्यता ही गलत है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है ना, जो हमारी मान्यता के कैसा है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब हम लोग जो माने हैं उसके उल्टा ये है, बाद में बोल सकते हैं। अतः 3√2
क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए हम लोग को बोला जाता है ना, कि दर्शाना है, दिखाइए कि कैसे ये एक क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए चलिए अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग है। पहले जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसके तुलना में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था कि हम लोग आसानी से प्रूफ कर रहे थे, जैसे कि √3/√2 था, या 2 अंडर रूट 2 इंटू √2 था, 2 अंडर रूट, या फिर 3 हो सकता है, या इसके साथ प्लस माइनस वाला कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो उसको हम लोग आसानी से पिछला वाला क्वेश्चन जो बनाए उसके जैसा बना सकते हैं। लेकिन इसको है ना, जो सिंगल डिजिट में रूट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इसी तरह से क्वेश्चन √2 बना सकते हैं, √3 बना सकते हैं, √7 बना सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग है ना अभी जो बनाएंगे √5 को सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे ये एक अपरिमेय संख्या है, उस अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जैसा कि हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछला क्वेश्चन में जिस तरह से माने थे कि ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या मानना पड़ेगा, जस्ट उल्टा मान लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग ऐसा मान लिए। जब हम लोग ऐसा मान लिए तो हम लोग को पता है कि इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √5 जो है वो p/q के बराबर होगा, है ना। जहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तथा याद रखना है कि दोनों का HCF किसका, p का और q का, वो कितना है, 1 है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानकर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p = √5q। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या सिंपल में बोल सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर ये हो रहा है p बराबर √5 इंटू में q। तो अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा p का स्क्वायर और ये आएगा √5 q का होल स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ यहाँ वर्ग किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 5 चूँकि दोनों का स्क्वायर होगा, और q का स्क्वायर। ठीक है, तो उस अनुसार अगर हम यहाँ पर 5 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बटा में 5 और ये q का स्क्वायर। मतलब हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो 5 है ना, 5 जो है वो p स्क्वायर को भागा दे रहा है। ठीक है, चूँकि 5 जो है वो क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसलिए क्या होगा कि p भी जब
5p² को भागा दे सकता है, इसका मतलब p को भी ये 5 भागा दे सकता है ना। मतलब 5p² को विभाजित करता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं या फिर उसको वाले फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको 1 मान सकते हैं, इसी को 1 मान लीजिए, क्योंकि बाद में जब हम लोग फिर p का वैल्यू कुछ रखेंगे तो फिर इसको पुट करने में ठीक रहेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। क्या किए हम लोग, √5 को p/q के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग √5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ q ≠ 0, HCF इसका 1 आ रहा है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 1 p से मल्टीप्लाई होकर p हो गया और √5 q से √5q। इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो इसका स्क्वायर हो गया, और √5 गुना q का भी होल स्क्वायर कर दिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, q का स्क्वायर q हो जाएगा और p² रहा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम इसको 5 को इधर ले आए तो भागे में आ गया। इसका मतलब है कि 5 जो है 5 जो है वो p² के नीचे बट्टा में, मतलब भागा दे रहा है किसको, p² को। वही बात यहाँ लिखा गया है कि 5 जो है वो p² को डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। जब p² को डिवाइड कर रहा है 5, इसीलिए 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। मतलब जैसे कि 5 का स्क्वायर है, तो अगर 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 का स्क्वायर क्या, ये 5 जो है हम लोग अगर p² मान रहे हैं तो p² मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ 5, उसी प्रकार p का स्क्वायर तो यहाँ p। तो जब ये 5 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, p² को भागा दे रहा है, तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि ये उसको डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। अब इसको आगे हम लोग बनाते हैं, ये ऊपर मिटाते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट को रहने देते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं पुनः हम लोग को थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो p है p बराबर 5 के मान लेते हैं, p बराबर 5 है, तो इसीलिए 5 से भाग होगा देने में ठीक रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको 5 के मान रहे हैं। कुछ दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग ईजिली इसको बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मान लिए कि p जो है 5 के बराबर है, मान ले रहे हैं। अब हम लोग इसको दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये आगे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और ये जो है वो क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ये मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा। अब आगे देखिए क्या होता है, ये p का स्क्वायर तो वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर, 25k का स्क्वायर। और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, जैसे कि इसको फर्स्ट माने थे। अब अगर आप लोग को बोलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से देखिए तो क्या दिख रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है p का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए सेकेंड में क्या है p का स्क्वायर। दोनों तरफ p का स्क्वायर बायां साइड है, इसका मतलब है कि दायां साइड वाला भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दायां साइड LHS बराबर रहने के कारण RHS को इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब नीचे मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई देगा कि वहाँ क्या था 5
5k², मतलब p² बराबर 5q² था, है ना। पाँच q², और यहाँ पर क्या है 25k²। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भागा दीजिए इसको, ये 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुना में इधर जाकर भागा, यहीं से काट देते हैं। तो q² इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 5k²। अब अगर हम 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब q² इज डिवाइडेड बाई 5, और इधर क्या हो जाएगा k²। अब यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये जो 5 है ना, वो q² को डिवाइड कर रहा है, भागा दे रहा है, मतलब बोलेंगे यहाँ, या चूंकि सीधे लिख देते, यहाँ भी चलेगा, नहीं चूंकि रख देते हैं, चूंकि q² 5 से विभाज्य है या विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए q भी, है ना, इसलिए q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब सोचिए कि जब p और q दोनों 5 से भागा लग रहा है, मतलब p का एक फैक्टर, एक गुणनखंड जो है वो 5 है, और q का भी एक गुणनखंड जो है, ठीक है, मतलब p और q दोनों का गुणनखंड जो है कॉमन, सारो गुणनखंड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का गुणनखंड, दोनों का फैक्टर जो है वो 5 है। जबकि हम पहले क्या लिखे थे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में दोनों मिलने वाला जो है केवल 1 है, मतलब HCF 1 है, इसका मतलब है कि 1 के अलावे P और Q में दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 के अलावे यहाँ पर अब 5 मिलने लगा है, 5 से भी ये दोनों भागा लग रहा है, ठीक है। p² भी 5 से भागा हो रहा था, q² भी 5 से भागा हो रहा है, इसका मतलब दोनों का HCF क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। अब हम पहले से मान चुके थे कि HCF क्या है, दोनों का 1 है, तो ये हमारी मान्यता के जस्ट उल्टा है, ठीक है, विरोधाभास है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है वो q² को भी डिवाइड कर रहा है, और पहले p² को भी डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सारवंतर है, वो कौन है 5 है ना। मतलब बोल सकते हैं यहाँ p तथा q का सार्वगुणनखंड 5 है। तो इसलिए मैं बोल सकते हैं कि HCF किसका, P तथा Q का क्या है, 5 है। लेकिन याद कीजिए कि हम क्या बोले थे, HCF किसका, P का और Q का क्या 1 ये था। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हम यहाँ पर HCF P का और Q का 5 बोल रहे हैं। आप पहले ना, और ये जो है यह हमारी मान्यता के कैसा है, उल्टा है, हमारी मान्यता के विरोधाभास है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रूफ हुआ। और इस तरह से हम लोग √2 को, √3 को, √7 को भी प्रूव कर सकते हैं, इनमें से कोई भी रहे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में, ये मुख्य रूप से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसको अच्छा से कर लेना, अच्छा से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, बहुपद।